हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो है आपकी केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ धाम जिस पे मतलब मोस्टली लोग इस टाइम पे विज़िट कर रहे हैं या विज़िट करना चाहते हैं। तो उसमें अभी ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो है आपको वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बताना, बिकॉज़ अभी कुछ दिन पहले ही हमने वहाँ पर विज़िट किया है। तो फ्रेंड्स, विज़िट करने के टाइम क्या होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम स्पेशली जा रहे हैं तो आपको वहाँ के बारे में, सिचुएशंस के बारे में पता नहीं होता है, और आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं या इधर उधर से नॉलेज गैदर करते हैं नोन लोगों से। बेसिकली हमारे साथ तो ये हुआ था कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर कैसा सिचुएशन होने वाला है, कितनी ठंड होने वाली है, और हमारे साथ बच्चे थे छोटे। तो हमने अपने नॉन लोगों से भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, यूट्यूब्स पे भी इवन वीडियोस देखी। बट मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब्स पे जितने भी वीडियोस अभी तक आपने देखी होंगी, उन वीडियोस के अंदर कहीं भी आपको एग्जैक्ट जो वहाँ की सिचुएशन है ना, उसके बारे में नहीं बताया गया है। फैक्ट्स से बहुत दूर है। प्रैक्टिकली वहाँ पर बहुत कुछ सिचुएशन अलग है। यूट्यूब पे जो क्लिपिंग्स है या वहाँ के जो केदारनाथ धाम पे रहने वाले यूट्यूबर्स वीडियोस डाल रहे हैं, उसमें ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बताया जाता जिससे आप अवेयर हो जाए कि आपको वहाँ पर जाना कितना रिस्की हो सकता है, या फिर आपको जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर आप केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं या केदारनाथ जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। बिकॉज़ ये वीडियो मैं आपको बना के देना, या इस वीडियो के बारे में या वहाँ की सिचुएशंस के बारे में मैं पहले ही बताना चाहती थी, क्योंकि जब हम वहाँ से विज़िट करके आए, रास्ते में ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इस बारे में वहाँ की जो ओरिजिनली जो फैक्ट्स हैं, जो वहाँ पर होता है लोगों के साथ, वो ज़रूर लोगों को पता होना चाहिए। बिकॉज़ जाने से पहले अगर आप प्रिपेयर होंगे मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, और आपके आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सामान लेके जाना है, या क्या क्या सिचुएशंस का फेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सो गाइस, हमारी जो विज़िट थी वो थी हमारी 6, 7, 8, 9 जून की। तो मैं तो ये कहूँगी कि हम में से, मेरे को लगता है 99.9% लोग जो भी केदारनाथ जाते हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो जाना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के लिए। भोले बाबा की भक्ति करते होंगे, भोले बाबा के भक्त होंगे, या सब लोग मतलब लाइक एक फीलिंग होती है, जो भी केदारनाथ का नाम सुनता है वो उस भावना को लेकर केदारनाथ के दर्शन के लिए तैयारी शुरू करता है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे कि हम सब मानते हैं कि केदारनाथ पे सब बोलते हैं कि स्वर्ग से हवा आती है, केदारनाथ पे जाना मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक बार तो लाइफ में जाना ही चाहिए। तो ऐसी ही सिचुएशंस, ऐसी ही फीलिंग्स, ऐसी ही भावनाओं को लेकर हम भी गए थे। तो हमारा जो प्लान था वो था 6, 7, 8, 9 जून का। बेसिकली वहाँ पर मैं आपको डे बाय डे बताती हूँ कि वहाँ कैसी सिचुएशंस आती हैं, जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकें। तो आप जब जा रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास छोटे बच्चे थे तो हमने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया, हम अपनी कार से ही गए थे। तो हमारी गाड़ी में जो मेरे भाई हैं वो उन्होंने ड्राइव किया, मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया। तो उनके लिए ड्राइव करने के लिए हिल स्टेशंस पे, क्योंकि हम जाते रहते हैं तो उनको ड्राइव करने में ईज़ी था। बट अगर आप सिटी ड्राइवर हैं जो सिटी में ही ड्राइव करते हैं, तो प्लीज़ या तो आप एक ट्रेन ड्राइवर लेके जाइए, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ कीजिए, ठीक है। तो उस वजह से आपको जो रास्ते में हडल्स आएंगे वो हडल्स नहीं आएंगे। इस वजह से हमें रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, बिकॉज़ हमारे जो ड्राइवर थे वो ट्रेन थे हिली एरिया में चलाने के लिए। बट फिर भी आपको केयरफुली जाना है, बिकॉज़ वहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत ख़तरा रहता है। और बेसिकली हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मेरे को लगता है कि जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली थी उससे पहले ही हमने शायद स्टे ले लिया था, क्योंकि हमने एकदम सीधा ड्राइव स्टार्ट किया था और हम सीधा जाके रुद्रप्रयाग में ही स्टे लिया था। तो हमने रुद्रप्रयाग में जाके जो स्टे लिया, उसके बाद हमें जब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने दोबारा ड्राइव स्टार्ट किया तो हमें लैंडस्लाइड मिला था, मतलब रात को वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। तो उससे आप केयरफुल होके जाएं, क्योंकि ये हो सकता है पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया, और स्पेशली अभी रेनी डेज़ आ रहे हैं। तो उस वजह से रेनी डेज़ है एक्चुअली पहाड़ों में, तो बारिश शुरू हो चुकी है। तो इसलिए आपको सेफ़ली जाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप ट्रेन ड्राइवर लेके जाएं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें सेफ़ली जाने के लिए। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने नाइट स्टे किया था रुद्रप्रयाग में सीधा,
रुद्रप्रयाग के बाद वहाँ से कुछ ज़्यादा रास्ता नहीं बचता है। तो अगर आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है तो आपको पाटा तक ही जाना पड़ेगा, और अगर आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं है और आपको सीधा आगे धाम पे जाने के लिए आपको वहाँ पर जाके जो भी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि वहाँ पर एक बास्केट वाला सिस्टम होता है जिसमें आप बैठ के आपको एक पर्सन आपको बास्केट पे बिठा लेगा, जैसे कि आपने केदारनाथ मूवी में देखा होगा। वो आपको फिर ऊपर चढ़ाई पे ले जाएंगे, या फिर आप वहाँ पर घोड़ा खच्चर एनिमल वाला राइड ले सकते हैं, वो आपको ऊपर धाम तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं रास्ते में वो 14 किलोमीटर के होते हैं, बट उनका कहना है कि वो जो चढ़ाई है पूरी धाम तक जाने का जो रास्ता है वो 22 किलोमीटर का है। और एक और फैसिलिटी होती है जिसको बोलते हैं पालकी, जिसमें आपको 4 लोग एक पालकी में बिठा के हैंडल करते हैं। उसमें थोड़ा सिचुएशन बेटर होती है घोड़े और बास्केट के सिचुएशन के हिसाब से। सो गाइज, रुद्रप्रयाग में एक्चुअली सबसे पहले जो हमारे साथ सिचुएशन स्टार्ट हुई वो रुद्रप्रयाग से ही स्टार्ट हुई। रुद्रप्रयाग में रुकने से पहले, होटल रूम लेने से पहले, जब हम रास्ते में, बिकॉज नाइट टाइम हो गया था हमें वहाँ पहुँचते रास्ते में। और गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, गूगल पे जब आप मैप चेक करते हैं दिल्ली टू केदारनाथ का रास्ता, तो आपको दिखाई देता है 9 से 10 घंटे का। और अगर आप ट्रैफिक सिचुएशन को भी मान के चले 11-12 घंटे लग जाएंगे, बट बिकॉज हमने इवनिंग से अपना ड्राइव स्टार्ट किया था और हमें 9-10 घंटे मतलब हमें मॉर्निंग तक पहुंचना था, हमने ऑन एन एवरेज ही लगाया था कि हम पहुंच जाएंगे, बिकॉज रात में कोई ट्रैफिक होता नहीं है तो ट्रैफिक सिचुएशन आने नहीं वाला था। बट रियलिटी ये है कि वो 16 घंटे से कम का रास्ता नहीं है। तो फर्स्ट फैक्ट चेक तो वहाँ पर हो गया कि आपका जो रास्ता 9 से 10 घंटे आप मान के जा रहे हैं वो 9-10 घंटे नहीं है, वो 16 घंटे आप लेके चलिए। 16 घंटे आपको लगेंगे ही अगर आप कहीं भी नहीं रुकते हैं, या फिर सिर्फ चाय पानी के लिए आधा एक घंटा आप रास्ते में 1-2 जगह रुक जाते हैं। तो आपको सबसे पहले टाइम का ये सिचुएशन लेके चलना है कि इतना टाइम तो एक्स्ट्रा है। तो गूगल मैप के थ्रू भी अगर आप जा रहे हैं तो वो आपका रास्ता बढ़ता जाएगा। देन उसके बाद सबसे पहले जो हमारे साथ सिचुएशन आई वो ये थी कि रुद्रप्रयाग में रुकने से पहले हमने एक छोटा सा जैसे एक होटल या शॉप बना हुआ था जहाँ पर आप कुछ चाय पानी के लिए रुक सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा, भैया यहाँ कहीं होटल मिल जाएंगे या फिर खाने के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा। तो सबसे पहले उनका कहना था कि इसके बाद रुद्रप्रयाग में जहाँ भी हम थोड़ा सा आगे होटल रूम से पहले रुके थे, तो उन्होंने बोला इसके बाद आपको कहीं भी खाना नहीं मिलेगा, तो अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप यहीं खा लीजिए और उसके बाद आपको कहीं खाना नहीं मिलने वाला। बट बिकॉज उस रेस्टोरेंट की या फिर उस शॉप की हालत या सिचुएशन देख के हमें नहीं इच्छा हुई कि हम वहाँ पर खाना खाएं, तो हमने इग्नोर किया उसकी बात को और हम आगे चले गए। बट वहाँ से हमें ये लगा कि शायद हमने मन में एक पिक्चर बना ली कि आगे जाके शायद खाना नहीं मिलने वाला है, तो हमारे पास जो भी फूड आइटम्स गाड़ी में है हम शायद उससे मैनेज कर लेंगे। तो हमने आगे स्टार्ट किया ड्राइव, और आगे जाके हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए थे। तो हमें वहाँ पर लगा कि ये झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट हो सकता है शायद वो भैया ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा किया हो। सो वी इग्नोर इट। देन उसके बाद हम एक होटल रूम के बाहर होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड भैया बैठे थे। हमने उनसे पूछा कि रूम्स अवेलेबल है, तो बिकॉज़ हमारे साथ 2 फैमिली थी तो हमने 2 रूम्स के लिए पूछा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक ही रूम है, अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो आप ले लो, बट इसके बाद आपको आगे होटल्स भी नहीं मिलने वाले हैं, ये उनका कहना था हमें। सो गाइज़, ये था सेकंड स्टेटमेंट जो हमें सिक्योरिटी गार्ड भैया से मिला कि आगे जाके हमें होटल रूम्स नहीं मिलने वाले हैं। सो वी शुड एडजस्ट इन वन रूम। बट क्योंकि मेरे भाई साहब का जो ड्राइवर थे इस टाइम पे ड्राइव कर रहे थे, उनका ये चॉइस था कि एक ही बार हम लोग चलते हैं आगे तक ड्राइव कर लेते हैं, सोनप्रयाग तक जाते हैं और वहाँ जाके होटल रूम देख के रेस्ट करेंगे। तो वी इग्नोर्ड कि ठीक है, अगर हमें आगे होटल नहीं मिला तो हम फिर आगे ड्राइव करते रहेंगे और मिल गया तो रेस्ट कर लेंगे। सो अगेन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, एंड उसके बाद हमने आगे जाके और होटल्स देखे और अच्छे होटल्स थे। तो फिर हमें ये लगा कि शायद यहाँ पर ये ब्लफिंग चलती रहती है, हर कोई चाहता है कि हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, हम पैसा कमाएं, इस वजह से वो कुछ भी बोलते हैं और आपको ट्राई करना है, आप इग्नोर करिए। बिकॉज़ आप वहाँ पर पूरे रास्ते में आपको अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स भी मिल रहे हैं और अच्छे होटल्स भी हैं, और मिक्स है, आपको नॉर्मल होटल्स भी मिल जाएंगे, अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे, आपकी जो चॉइस हो। आप आगे सोनप्रयाग तक जाएंगे, आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, कुछ कुछ गैप में आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो हमारे पास एक छोटा बेबी था जिसके लिए हमें दूध के लिए भी रास्ते में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपके पास अगर छोटा बेबी है
तो आपको दूध भी मिल जाएगा और वहाँ पर अमूल के पैकेट दूध वगैरह भी मिलते हैं, पाउडर दूध भी आप ले जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ खाने पीने से लेकर लाइक बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें छोटी मोटी आप अपने पास रख भी सकते हैं और रास्ते में अवेलेबल रहती है, उसके लिए आपको कोई परेशानी होगी नहीं। सो गाइस, अब हम सोनप्रयाग नेक्स्ट डे पहुंचने वाले थे, बिकॉज रात को हमने फिर होटल रूम लिया, हमें एक अच्छा होटल मिला रास्ते में। हमने वहाँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया और नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया अपना दोबारा जर्नी, ट्रैवल किया सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग में जाने के बाद क्या हुआ गाइस, हमारा नेक्स्ट डे हाफ वहाँ पर स्पेंड हो गया ड्राइविंग में, क्योंकि दिन के टाइम पहाड़ों में थोड़ा ट्रैफिक भी मिलता है और मूवमेंट भी थोड़ी स्लो होती है, रास्ता बहुत रिस्की है। तो प्लीज़ ट्रेन ड्राइवर के साथ ही जाइए, और लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, और तो इस वजह से आपको वहाँ पर केयरफुली ड्राइव करना है अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। उसके बाद जब सोनप्रयाग में आपको पार्किंग मिल जाती है गाड़ी की, सोनप्रयाग में आपकी गाड़ी की पार्किंग मिलने के बाद आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। वॉक करने के बाद वहाँ पर एक बोलेरो सिस्टम चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, जीप चलती है, जो आपको केदारनाथ धाम की यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर वो आपको ड्रॉप करते हैं। बट उससे पहले वो आपको ड्रॉप करेंगे गौरीकुंड में। तो जो ये बोलेरो है इनका स्टॉप होता है गौरीकुंड तक। सो गाइज़, वहाँ से आपको मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ेगा। बट आप वहीं से जहाँ गाड़ी में आप पार्किंग कर रहे हैं वहाँ पर से आपको अपने विंटर्स के क्लोथ्स ले लेने हैं, और सारे ले लेने हैं। बिकॉज़ हमें भी ये लगा जब हम वहाँ पर रुके सोनप्रयाग में पार्किंग में, वहाँ पर बिल्कुल वेदर एकदम नॉर्मल था, आप नॉर्मल टी शर्ट्स में भी वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर नॉर्मल है वेदर, तो ऊपर जाके भी उतनी ठंड होने के चांसेस नहीं है। बट गाइज़, ये जो प्रिडिक्शन है ये बहुत रॉन्ग है। नीचे और ऊपर के केदारनाथ धाम के जो रास्ता है वहाँ से ही आपकी ठंड स्टार्ट हो जाएगी गौरीकुंड के बाद से, और वो ठंड इस लेवल तक बढ़ जाएगी कि आप जितने भी कपड़े लेके जाएं, जितने भी ग्लव्स लेके जाएं, वो आपको शायद कम पड़ जाए। शायद आपको लगे कि यार और लेना चाहिए था, या फिर ये सिचुएशन हमारे साथ थोड़ी ज़्यादा हो गई। बिकॉज हमने जो ऊपर जाने का फ़ैसला लिया था वो रात को लिया था। हमने ये सोचा कि रात को जाना शायद ज़्यादा सेफ़ होगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग हमारी हुई नहीं थी, हमने बहुत ट्राई किया। हेलीपैड की बुकिंग सबको मिलती भी नहीं है, ईजी है नहीं, उसके लिए महीनों से लोगों ने ट्राई किया होता है, कुछ ही लिमिटेड बुकिंग्स होती हैं। तो यही सोच के हम भी चले गए कि चलिए बाबा का बुलावा आया है तो चलते हैं, वहाँ जाके सिचुएशन देख लेंगे और जैसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसी के हिसाब से दर्शन करने चले जाएंगे। तो गाइज़, वहाँ पर जाने के बाद जो सिचुएशंस है ना, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। बिकॉज ये वीडियो मैं बनाना तो वेरी नेक्स्ट डे से जाती थी। जैसे ही मैंने अपने घर पे लैंड किया तब से मेरे माइंड में ये क्लिक कर रहा था कि ये वीडियो बननी चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। बट क्योंकि कुछ थकान की वजह से, कुछ ऐसे ही सिचुएशन की वजह से कि करना है नहीं करना है, ये मैं डिले कर रही थी। बट कल मैंने एक जो वीडियो देखी केदारनाथ में, एक घोड़े से एक पर्सन गिर गए हैं, जो रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा रही हूँ। उसमें क्या है कि एक पर्सन पहाड़ पे घोड़े पे बैठे हुए थे, शायद वो कहाँ से गिरे कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि एक्चुअल सिचुएशन एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है ये वही बंदा बता सकता है जो वहाँ पर जाके ये सब फेस करके आया हो। और वो जो लोग होते हैं वो शायद बताते नहीं हैं, या यूट्यूबर्स जो बिल्कुल एकदम फ़िल्टर करके एकदम क्लीन दिखाते हैं, वो मेरे को लगता है उससे क्या होता है ना कि जो पर्सन जा रहा है वो उसी माइंडसेट से जाता है कि नहीं नहीं वहाँ पर बहुत ही अच्छा सिचुएशन होने वाला है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लिटरली जहाँ भी जा रहे हैं बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं। आप अगर धाम पे यात्रा करने जा रहे हैं, आप भावना से जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रहे हैं, तो गाइस वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर आप पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं जा रहे हैं। सो अब हम यात्रा शुरू करने वाले हैं, ठीक है। ये है 7 तारीख की बात। तो 7 तारीख को यात्रा के लिए डिसाइड करने से पहले क्या हुआ, हमने जब अपनी गाड़ी छोड़ी तो फिर हम गए गौरीकुंड की तरफ। तो बोलेरो ने हमें, एक पुल आता है, वो पुल अगर आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ से आप बोलेरो में बैठेंगे। बोलेरो वाला जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करता है, और वो आपको ड्रॉप कर देता है गौरीकुंड। सो इस बीच में आप जब गौरीकुंड जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी गर्म कपड़ा मिसिंग लग रहा है, आप ग्लव्स नहीं लेके गए हैं, आप कैप नहीं लेके गए हैं, प्लीज़ वहीं से परचेज़ कर लीजिएगा। रास्ते में मार्केट होती है। बिकॉज अगर आप ऊपर जाके परचेज़ करेंगे तो 10 वाली चीज़ आपको 90 रुपीज़ में मिलने वाली है। वहाँ ऊपर धाम पे जाके आपको वाटर बॉटल्स भी 90 रुपीज़ की परचेज़ करनी पड़ेंगी। कॉफ़ीज़ आपकी 80 रुपीज़ की हो जाती है। आलू परांठा, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी इतनी महंगी हो जाएगी कि उससे बेटर है कि आप अगर कैरी करने से डर रहे हैं तो आप प्लीज़
पहन लीजिए, बिकॉज गौरीकुंड के बाद वैसे भी आपको ठंड फील होने वाली है। और इसके बाद आप गौरीकुंड जब पहुँचेंगे, आई एम सॉरी, अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो रियलिटी है, एकदम सच है, लेकिन वो सच बोलने के लिए थोड़ा सा शायद ख़राब लगे, लेकिन सच यही है। गौरीकुंड में वहाँ पर, बिकॉज हम लेडीज़ भी साथ थे, तो गौरीकुंड में जो झरना बह रहा था, जो पानी आ रहा था बहता हुआ, वो शायद थोड़ा सा क्लीन हो, लेकिन जहाँ पर लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए भी एक एरिया बना हुआ था जहाँ पर आप जाके नहा सकते हैं, घाट काइंड ऑफ। तो वहाँ पर जब हम गए वहाँ पर चेक करने के लिए कि लेडीज़ कहाँ पर चेंज कर सकती है या कहाँ पर नहाने जा सकती हैं, तो रियली वो जो सिचुएशन थी ना, वो सिचुएशन मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, किन वर्ड्स में करूँ। इतना स्मेली एरिया था, इतना गंदा एरिया था। तो गौरीकुंड में जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी कि बहुत ही मतलब लाइक क्लीनिंग को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर वहाँ पर किसी ने कोई ध्यान नहीं रखा हुआ था। कोई, मेरे को लगता है कि वहाँ पर प्रशासन का या फिर गवर्नमेंट की साइड से या कोई एम्प्लॉय डिप्लॉय नहीं किया हुआ था जो वहाँ पर क्लीनिनेस का ध्यान रखे। हमने वहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं देखा जिसको बोला जा सके कि यहाँ पर ये सिचुएशन है। इवन दो जहाँ पर गौरीकुंड पे बहता हुआ पानी भी जा रहा है, जहाँ पर लोग नहाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो में है, अगर कुछ भगवान ना करे किसी कोई ज़्यादा आगे की तरफ जाता है या डीप में जाने की ट्राई करता है या कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था। सो हम लोगों ने तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लिया। वैसे तो सिचुएशन ये थी, सोच के तो हम सब यही चाहते हैं, माइंडसेट यही होता है कि गौरीकुंड से, क्योंकि आप ट्रैवल करके थके हारे पहुँचते हैं, उसके बाद आपको यही लगता है कि गौरीकुंड में जाके अच्छे से स्नान करके उसके बाद आप नहा धो के अच्छे फ्रेश नए क्लोथ्स पहन के उसके बाद आप धाम की यात्रा करेंगे। बट वहाँ की सिचुएशन जो है वो प्रैक्टिकली ओरिजिनली यही है कि वहाँ पर जाके आप नहा नहीं सकते हैं। वहाँ पर आप हल्का सा पानी ले लीजिए, बिकॉज़ जहाँ तक मुझे वहाँ पर सुनने में आया, जहाँ हमें वहाँ पर पता लगा कि वो जो पानी भी बहता हुआ आ रहा था, वो सारा पहाड़ों से पानी जो है, शायद बर्फ़ पिघलने की वजह से वो झरना बह रहा था। तो और जहाँ पर भी लेडीज़ का चेंजिंग रूम था या नहाने की जो वहाँ पर व्यवस्था की गई थी, एक छोटा सा लाइक कैसे बताऊँ मैं आपको, एक छोटा सा कुंड टाइप बना रखा था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदा सिचुएशन था। तो हमने तो वहाँ से थोड़ा सा पानी बॉटल्स में भरा, बिकॉज़ आगे जाने का थोड़ा सा रिस्क भी था। पत्थर के आगे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर शायद डीप जोन हो, तो हम लोगों ने तो वहाँ से एक बॉटल कैरी की और बॉटल से पानी लेके बच्चों को भी और बाहर ही थोड़ा हाथ मुंह पैर धो के आगे यात्रा स्टार्ट करना ठीक समझा। तो आप वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर जाके जो भी आप फील करें, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। सो वहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की। तो यात्रा स्टार्ट करने से पहले आपको गौरीकुंड से लेकर जहाँ भी आपको आगे जाने के लिए रास्ता मिलता है, या फिर आप पालकी लेना चाहते हैं या फिर आप घोड़ा करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। आपको आगे जाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। जहाँ पर हमने एक स्नैक्स एरिया में एक शॉप पे जाके कुछ खाना ठीक समझा। तो वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप जहाँ भी कुछ खाने के लिए रुकेंगे, जहाँ भी आप कुछ बात करने के लिए रुकेंगे, वहाँ पर आपको सारे लोग मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड होंगे कि आपकी, मतलब यहाँ तक कि ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आप आपस में भी, अगर आप फैमिली मेम्बर्स भी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन किसी और की आपकी सारी बातों में ही होती है, जो ये सिचुएशन को चेक करता है कि आप क्या लुक आउट कर रहे हैं। मतलब लाइक आपका आगे का प्लान क्या है, आप क्या सोच रहे हैं कि आप घोड़ा लेना चाहते हैं या फिर आप पालकी लेना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने बिजनेस पर्पज़ से वहाँ पर ये टैक्टिक्स यूज़ करते हो, बट हमारे साथ तो यही हुआ, बिकॉज हम जहाँ पर स्नैक्स ले रहे थे वहाँ पर ही 2-3 लोगों ने हम लोगों को ऑफ़र कर दिया कि आपको घोड़े मिल जाएंगे, बट अभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई थिंक 6 या 7 बज गई थी और उनका कहना था अब अंधेरा हो गया है, अब इस टाइम पे घोड़े नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम जो यूट्यूब वीडियोज़ देख के गए थे, या जो हम वहाँ पर हमें सिचुएशन पता थी, वो ये था कि घोड़े रात भर चलते हैं, रात भर आप चढ़ाई कर सकते हैं। और हमें सेफ़ इसलिए लगा रात को चढ़ाई करने का, क्योंकि हम सब सोच रहे थे हम घोड़े से जाते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बास्केट में जो एक पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को अपनी बैक साइड कैरी करके बास्केट के थ्रू ऊपर तक पहुंचाता है, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारे में जो जेंट्स थे वो थोड़े हैवी वेट थे, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला था। और पालकी हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा था, जो था आपका घोड़ा।
तो उसके अलावा अगर आप हेलीपैड के लिए भी वहाँ पर जाके ये सोच रहे हैं कि 1% भी या 0.1% भी चांस है कि आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग वहाँ जाके मिल जाएगी, तो प्लीज़ ये उम्मीद आप मत लेके जाइए। बिकॉज़ जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं केदारनाथ यात्रा पे जाने से पहले आपको 4 धाम यात्रा के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, और वहाँ पर भी मेंशन्ड होता है कि 90% चांसेस होते हैं कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी और 10% ऑफलाइन बुकिंग होती है। तो गाइस, नॉट 10% नहीं, आप 0.001% भी मत मान के चलिए कि आपको वहाँ बुकिंग मिलेगी। बिकॉज़ वहाँ पर बुकिंग मिलती नहीं है अवेलेबल। बिकॉज़ वहाँ पर लोगों का कहना ये होता है, आप किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक पैसा देके या कैसे भी आप ट्राई करने की कोशिश करें, वहाँ पर बुकिंग्स अवेलेबल नहीं होती है, नहीं मिल पाती है। तो हमने ट्राई किया था, हमें नहीं मिली। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन था घोड़ा कर लेना, जिससे हम ट्राई कर रहे थे कि हम रात में ही अपना जो ऊपर चढ़ने का काम है, केदारनाथ धाम तक पहुंचने का काम है, वो पहले ही कर लें, यात्रा ऐसे ही कर लें। बिकॉज़ हम में से किसी के पास ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हमारा माइंडसेट हम यहीं से बना के गए थे कि हम लोग में से कोई भी पैदल यात्रा नहीं करने वाला है। क्योंकि एज़ पर यूट्यूब वीडियोस या जितना भी हमने सिचुएशन वहाँ का सुना था, वहाँ पर बोलते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो गाइज़, ये हमने वहाँ पर नहीं फील किया है, ऐसा कोई ट्रबल आया नहीं है हमारे साथ। लेकिन ये हो सकता है अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिकॉज़ ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या होता है कि आपको ब्रीथ करने में इशू होता है, और ब्रीथिंग करने में आपको हमेशा कभी भी इशू हो सकता है अगर आप जैसे कंटिन्यू वॉक करते रहेंगे तो सांस चढ़ती है नॉर्मली। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। तो वो ऊपर जाके उसको अगर ऑक्सीजन की कमी कह देते हैं या ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद वैसी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो सकती है। तो क्योंकि हम लोग ये डिसाइड करके गए थे इतना किलोमीटर हम चलेंगे नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिकल एक और सिचुएशन हुई, ऐसा हुआ कि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मौका मिला कि मैं अपने परिवार से थोड़ा सा घोड़े से अलग होने के बाद थोड़ा सा मुझे पैदल चलने का मौका मिला। और उस आधा या 1 किलोमीटर के सिचुएशन के अंदर जब आप चढ़ाई के लिए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वो चढ़ाई जो है वो बहुत ही ऊंची है, खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं। तो उसमें ये सिचुएशन आ सकती है कि ऊपर जाके आपको फील हो कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उसके लिए वहाँ पर बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऊपर अवेलेबल होते हैं, या फिर आप कपूर सेल करने वाले होते हैं कि आप कपूर स्मेल कर सकते हैं। वो हमने लिए थे सेफ्टी प्रिकॉशंस, बट उनकी हमें किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गाइज़, अब मैं आपको जो सिचुएशन बताने जा रही हूँ वो एक और फैक्ट है केदारनाथ धाम का। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ये एक और फैक्ट है, एक और सिचुएशन है तो जब आप घोड़े वालों से बात करेंगे तो वो चार्जेस डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर अलॉटेड जो वहाँ पर फिक्स चार्जेस हैं वो घोड़ों के लिए पर पैसेंजर के लिए पर हॉर्स को आपको जब आप हायर करेंगे तो वो आपका है 3250 रुपये, 3250 रुपीज़। बट क्योंकि हम ऑड आवर्स में जा रहे थे, रात के टाइम ट्रैवल करने वाले थे, तो वो चार्जेस वेरी कर सकते हैं। सिचुएशन है वहाँ की, वो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जो घोड़े वाले हैं वो बहुत ही मैनरलेस है, बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। बिकॉज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से अपने घर से निकल के वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हेलीपैड की आप बुकिंग करके गए नहीं हैं, आप कोई वीआईपी है नहीं, तो आपके साथ जो सिचुएशन है, आम जनता के साथ जो सिचुएशंस हैं वहाँ बहुत ख़राब है। घोड़े वाले बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। उसके बाद भी आप जब उनके साथ ट्राई करते हैं, उनको पोलाइटली समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ आप एक ट्रैवल जोन में होते हैं, आप उनको वहाँ पर सिचुएशन बताते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, या फिर हमारे यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है और यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। या फिर घोड़े पे बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक सिटी में, मेट्रो सिटी में रहने वाले लोगों में से किसी के पास नहीं होता है। तो अगर आप घोड़े पे बैठने वाले हैं और जो घोड़े को चलाने वाले साथ में जो पर्सन होता है घोड़े को हैंडल करने के लिए, वो लोग बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। बिकॉज़ उनको ये लगता है कि हम लोग ट्रेंड हैं। वो हमसे वैसी सिचुएशन चाहते हैं कि अगर आप जब घोड़े पे आप बैठ गए हैं, उसके बाद आप घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। मोनोपोली चलती है, उनकी टीम होती है, और वो आपस में जो गुटबाजी करते हैं उसके हिसाब से ही घोड़े, जब तक आपके डिसाइड नहीं हुए आप घोड़े पे बैठने वाले हैं, तब तक आप उनसे, जो डील कर रहा होता है पर्सन, वो बहुत ही प्यार से पोलाइटली बात करेगा। लेकिन जैसे ही डील हो गई, जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, सो अगर आप उनको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को ये सब नहीं आता है, हम घोड़े पे नहीं बैठे हैं, हमें नहीं पता है उसके साथ कैसे डील करना है, तो वो आपकी सिचुएशन नहीं समझेंगे। बिकॉज़ उनके लिए ये एक काम है, वो इसको सिर्फ एक काम की तरह लेते हैं। और वो ये आपको, आप जितनी भी प्यार से बात कर लें, उनकी सिचुएशन वही रहने वाली है, जो कि एक थॉट प्रोसेस है उनकी, कि उनको एक
पैसेंजर को उन्होंने जिसको लिया उसको सिर्फ ऊपर ड्रॉप करना है, कैसे भी करना है। और मेरे को लगता है जहाँ तक की सिचुएशन है, जो सिचुएशन स्पेशली मैंने कल एक वीडियो देखी कि अगर आप घोड़े से गिर भी जाते हैं तो वहाँ पर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैंने पूरे रास्ते में कहीं भी कोई प्रशासन का बंदा, कोई पुलिसमैन, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई नहीं देखा। तो वहाँ इन लोगों की मोनोपोली चलती है। और वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, वहाँ पर केदारनाथ धाम तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहाँ पर वॉक करने वाले, पैदल चलने वाले यात्री, जहाँ पर घोड़े, जहाँ पर बास्केट वाले पर्सन, जहाँ पर आपकी पालकी, मतलब लाइक एक ही रास्ता है जहाँ से सब लोग जा रहे हैं। मतलब जानवर भी उसी रास्ते से जा रहा है, इंसान भी उसी रास्ते से जा रहा है। और वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं लोग नहीं कहूँगी, मैं इंसान नहीं कहूँगी, वो प्रोफेशनल्स हैं। और इतने मैनरलेस प्रोफेशनल्स हैं जो आपको इंसान नहीं समझते, उनके लिए आप एक सामान है। उन्होंने आपको नीचे से कैरी किया और उनको ऊपर तक ड्रॉप करना है, और कैसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, वो आपके साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। और ये सिचुएशन मैंने सिर्फ अपनी फैमिली या अपने साथ ही फेस नहीं किया, वहाँ पर जाने वाला हर इंसान, रास्ते में जहाँ भी रुकने को मिल रहा था, जहाँ भी हम चाय पीने के लिए रुक रहे थे, वहाँ पर हर इंसान की सिचुएशन इतनी ही ख़राब थी। आप उनके लिए सिर्फ एक सामान है जिनको वो कैरी करके लेके जा रहे हैं। आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बेटर है, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो आप प्लीज़ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या तो वॉक करके जाएँ या फिर हेलीपैड की बुकिंग किए बिना मत जाएँ, क्योंकि वहाँ पर इंसानों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी पर्सन नहीं है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो कि रास्ते में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई सिचुएशन ऐसी बन पड़ती है, या फिर घोड़े वाले जितनी बदतमीज़ी करते हैं, अगर आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर सिचुएशन को सॉल्व कौन करेगा। वो सिचुएशन आपके खुद के हाथों में है। आप कितनी कामली, कितना पेशेंटफुली समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई ये नहीं मानने वाले हैं। आप इनको कितने भी प्यार से समझाएं कि हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम रोज़ घोड़े पे नहीं बैठते हैं, हम रोज़ पहाड़ों पे नहीं जाते हैं, हमें नहीं पता पहाड़ी रास्ता कैसा होता है। और स्पेशली जब भी आप घोड़े को राइड करते हुए देखेंगे किसी भी वीडियो में, या फिर आप खुद उस पर जब राइड लेने के लिए जाएंगे, तो घोड़े का एक जो हमने ऑब्ज़र्व किया, वो घोड़ा पहाड़ी साइड ही चलता है। बिकॉज़ वहाँ पर अगर आप, पहाड़ एक साइड होता है और एक साइड होती है खाई, तो घोड़े का जो राइड होता है वो हमेशा जहाँ खाई की तरफ होता है, जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, जो हम लोग पहाड़ी इलाके में इतना जाते नहीं, हम लोगों को डर लगना एक स्वाभाविक सिचुएशन है। वहाँ पर हमें डर लगेगा ही लगेगा अगर घोड़ा खाई की बिल्कुल साइड पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो रेलिंग्स लगाई गई है रोड्स के साइड पे, जो आपका ऊपर जाने का रास्ता है, वो रेलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही हल्की रेलिंग्स हैं, उसमें से कैसे भी आप क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप घोड़े पे बैठे हैं तो आप डेफिनेटली नीचे गिर सकते हैं, बिकॉज घोड़े की हाइट और वो रेलिंग की हाइट ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अगर घोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है तो कोई भी पर्सन नीचे अगर गिर जाता है तो उस सिचुएशन में वहाँ पर कोई नहीं है आपको हैंडल करने वाला, बचाने वाला। हो सकता है कि आपके जो सह यात्री हैं जो वहाँ पर यात्रा कर रहे हो, वो आपके साथ फिर भी इंसानियत दिखाएंगे, लेकिन बाकी लोग वहाँ पर सारे प्रोफेशनल हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो अब ये मैंने जो आपको घोड़े की यात्रा वाली बात बताई, ये एप्लीकेबल आपकी पालकी के साथ भी है, ये आपकी एप्लीकेबल और बास्केट वालों के साथ भी है। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि जाते टाइम हमने घोड़े वालों को, जब इस सिचुएशन को हमने फेस कर लिया कि वो इतनी बदतमीज़ी करेंगे, और आपकी बॉडी की तो जो हालत होती है, बिकॉज आप घोड़े पे रोज़ तो बैठते नहीं हैं, तो आपके साथ जो ऊपर घोड़ा चढ़ रहा है और आपकी बॉडी के साथ जो पेन आप फील कर रहे हैं अंदर से, वो तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से जो बदतमीज़ी चल रही होती है वो भी आप को सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप किसी अलग स्टेट से, किसी अलग जगह से किसी एक नई जगह पे गए हैं, और वहाँ पर वो जो लोग हैं वो उनकी आपस में जो उनका ग्रुपिज़म होता है वो आप वहाँ पर फील कर पाएंगे, और आप वहाँ पर एक्शन लेना अवॉइड ही करेंगे। और आप यही चाहेंगे कि आप किसी भी तरीके से, क्योंकि आप जो श्रद्धा भावना अपने मन में लेके गए, आप बस भोले बाबा का नाम लेंगे और आप चाहेंगे कि आप धाम पे अच्छे से दर्शन करके आएँ। तो मोस्ट ऑफ, मेरे को 99.9% लोग वहाँ पर झगड़ा करना या उनसे आर्ग्यू करना पसंद नहीं करते होंगे, अवॉइड ही करते होंगे, इग्नोर ही करते होंगे, और यही बेस्ट सिचुएशन है। उसके बाद जब आप ऊपर धाम पे पहुंच जाते हैं, तो ये तो आपकी एक और एग्ज़ाम्पल था जहाँ पर आप वहाँ पर इंसानियत का एक नया रूप देख पाएंगे। बिकॉज़ जो भी भावना, श्रद्धा हम लेके जाते हैं ना वहाँ पर, वो धीरे धीरे पॉइंट 1 से मैंने आपको बताया, और अभी आप आगे की जो सिचुएशन समझेंगे ना, आपको लगेगा कि भोले बाबा मन में रहे,
केदारनाथ धाम पे हम दर्शन करने जाते हैं, उस श्रद्धा को लेकर जो हमारे मन में होती है, वहाँ पर जाके उसका कैसे तिरस्कार किया जाता है, कैसे उस सिचुएशन को रिग्रेट में बदल दिया जाता है, कि मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आगे जाके घोड़े वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। अब आप घोड़े वालों को अगर ये कहेंगे कि ठंड बढ़ रही है और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम अपने जो कैरी करके लाए हैं क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स हमने जो कैरी किए हैं, अब ठंड बढ़ रही है, हम अपने बच्चों को पहनाना चाहते हैं या खुद पहनना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप घोड़े रुकवाने की कोशिश करेंगे, तो अब जो घोड़े को चलाने के लिए जो राइडर्स हमारे साथ हैं, वो इतनी बदतमीजी करेंगे आपके साथ, वो आपके साथ सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। वो बोलेंगे कि घोड़े रुकेंगे नहीं, रास्ते में ड्रिंक भी करते हैं और आपके घोड़े को छोड़ देते हैं। बिकॉज क्या होता है, आप जब घोड़े पे बैठे होते हैं, आप डरे हुए होते हैं, तो आपको ये डर होता है कि घोड़े वाला जो उसको हैंडल कर रहा है वो उसकी रस्सी को पकड़ कर रखेगा, तो घोड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत ही एक्चुअली छोटा सा रास्ता होता है जिधर से सारे सबको जाना होता है। बिकॉज हमने तो रात में प्रेफर किया था, तो रात में इतना रश नहीं था, भीड़ नहीं थी, पैदल चलने वाले यात्री बहुत कम थे, उसके बावजूद भी हमारे घोड़ों को घोड़े वाले पकड़ नहीं रहे थे, उनको छोड़ दिया गया था उनके हाल पे। और घोड़े बेचारे शायद दिन भर के थके हुए थे, हमें ये नहीं पता था कि सेम घोड़े जो दिन में ट्रैवल कर रहे हैं वही ये रात में ले जा रहे होंगे। हमें ऐसा लगा कि शायद क्योंकि अभी यात्रियों की संख्या ज़्यादा है या टाइम पीरियड के हिसाब से खुलता है, तो शायद घोड़ों की शिफ्ट के हिसाब से ये यूज़ करते होंगे कि मॉर्निंग में जो जा चुके हैं उनको अभी रेस्ट टाइम होगा और रात के लिए इन्होंने अलग किया होगा, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा होता होगा। लेकिन जब हम घोड़ों पे बैठ गए थे, जब हमारी बात हो गई थी, तो हमें बाद में ये रियलाइज़ हुआ शायद ये वही घोड़े थे जो दिन भर बेचारे पैसेंजर्स को अप डाउन कर रहे थे और अभी थकान की वजह से ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं। तो घोड़ों को खिलाने के लिए 2-3 बार उन्होंने रास्ते में रोका, जो घोड़ों को उन्होंने गुड़ वगैरह दिया। और खुद बैठ के 2 जगह जहाँ पर मैंने खुद विटनेस किया, वो ड्रिंक करते हैं जो घोड़े वाले हैं, और उनके साथ ड्रिंक करने के बाद, क्योंकि हम तो मतलब जो हम यात्री वहाँ पर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, वो जा रहे हैं एक श्रद्धा भावना से, तो वो तो इन चीज़ों के बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर जो लोग आपको लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सेफली ऊपर तक धाम तक पहुंचाने की, वो लोग वहाँ पर रास्ते में ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद तो आप और उनसे बात नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा वो जो रास्ते में घोड़े को छोड़ के पैदल चलते रहते हैं, आप उनको कितनी बार भी बोल दीजिए कि आप घोड़े को पकड़ लीजिए, घोड़ा खाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एक जानवर है, उसको नहीं पता, हो सकता है वो जानवर रोज ट्रैवल करता हो, लेकिन वो जानवर भी थकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जानवर थक गया हो, वो थकान की वजह से इधर उधर हो जाए, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था, रियल रियल सिचुएशन हमने देखी है। हमारे 5 घोड़ों में से 3 घोड़ों ने तो रास्ते में 2-2 3-3 बार घुटने टेक दिए थे, कई बार वो नीचे बैठ गए थे। कई यात्रियों के साथ ऐसा हो चुका है जो हमने वहाँ पर देखा। एक यात्री तो हमारे सामने घोड़ा एकदम बिल्कुल ही पलट गया था, घोड़ा वहाँ पर लेट गया था और यात्री नीचे गिर चुके थे। तो उसके बाद तो हमारा डर और बढ़ता जा रहा था, और हम जितना भी इस सिचुएशन को समझाने की प्यार से उनको कोशिश कर रहे थे कि भैया आप ये सब मत कीजिए, आप घोड़े को पकड़ लीजिए, आपको रेस्ट करना है आप रेस्ट कर लीजिए, हमें टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेट पहुंच जाएंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, बहुत ही बुरा बिहेवियर है उनका। तो प्लीज़ आप अपनी जान का खतरा मत लीजिए, घोड़े पे बैठने की तो कोशिश कीजिए ही मत, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली में आपके पास कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आप हेलीपैड की बुकिंग नहीं करके गए हैं, तो आपको उन पे ट्रस्ट करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मेट्रो सिटी के लोग तो उतना 22 किलोमीटर चलने का हौसला लेके जाते नहीं हैं वहाँ पर। और अगर आप जाते भी हैं, तो शायद वहाँ जाके आपको इस सिचुएशन वहाँ की सिचुएशंस देखने के बाद, वहाँ पर ठंड इतनी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि आपको इनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। घोड़ा करेंगे, पालकी करेंगे या बास्केट करेंगे, बट वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो लोग आपको लोग समझते ही नहीं है, आप उनके लिए सिर्फ एक सामान है। तो नाउ ये सिचुएशन थी हमारी रास्ते की। ठीक है, अब हम धाम पे पहुँच गए। तो बेसिकली भोले बाबा की बहुत कृपा रही, हम सब सही सलामत पहुँच गए। मैं आज भी ये मानती हूँ कि हमने वो सिचुएशन जो फेस की है वो इतनी रिस्की थी कि एक नॉर्मल फैमिली, एक फैमिली जो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा है, एक छोटी फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली है, एक एवरेज फैमिली है, उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप एक बहुत ही मतलब आप कितने भी धार्मिक हो, आप
कितने भी भोले बाबा के भक्त हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप धाम पे जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आप ज़रूर इस सिचुएशन को समझें कि आप वहाँ पर अगर जा रहे हैं तो आप अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी जान पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन, वहाँ के लोग, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, उनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब दूर दूर तक आपके किसी में भी प्रसाद वाले से लेकर, घोड़े वाले से लेकर, अब हम बात करते हैं पंडित जी की, जो आपको केदारनाथ धाम पे मिलेंगे। मतलब जिनके लिए तो आपके विचार होंगे कि आप वहाँ जाएंगे और आप मतलब इतने किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर से लेकर पहले तो आप धाम तक पहुँचे, इतना हज़ारों रुपए का खर्चा करके आप वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद इतना दर्द सह के, मतलब अगर आप पैदल जा रहे हैं, आप घोड़े पे जा रहे हैं, आप पालकी पे जा रहे हैं, आप पेन को तो आपको पेन होने ही वाला है, आप उस पेन को फेस करने ही वाले हैं, क्योंकि 22 किलोमीटर की यात्रा, चाहे आप जानवर पे बैठ के कर रहे हैं, चाहे आप घोड़ा से जा रहे हैं, चाहे आप पालकी पे जा रहे हैं, आपकी बॉडी पेन तो फील करेगी ही करेगी। और उसके बाद जो हज़ारों रुपए आपने उनको दिया है, जिसको आपने आपने वहाँ पर लगाया है, वो सारा वर्थलेस है। जब आप धाम पे पहुँच जाएंगे तो आप उस सिचुएशन को समझेंगे। अब आप पहुँच गए धाम पे। अब रात को हमने वहाँ पर, बिकॉज हम लोगों ने नाइट में ट्रैवल किया था, तो हमने वहाँ पर, हमारी सबकी हालत इतनी ख़राब थी, हमारे साथ छोटे बच्चे थे, हमने बच्चों को कवर किया, जैकेट्स पहनाई। और उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद, उसके बाद वहाँ पर आपको टेंट मिल जाएंगे, बिकॉज शायद होटल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है अभी, क्योंकि कुछ टाइम के लिए धाम ओपन होता है, तो लोगों की, यात्रियों की बहुत संख्या होती है, तो वहाँ पर आपको टेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो रीजनेबल रेट्स पे मिल जाते हैं। तो जहाँ पर भी हमें घोड़ों ने ड्रॉप किया वहाँ पर, अच्छा एक और सिचुएशन है जो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छी है, कि वहाँ पर आपके नेटवर्क्स नहीं जाते हैं, आपके फ़ोन्स जो है कंटिन्यूस नेटवर्क में रहते हैं। तो अगर आपके फ़ोन चार्ज हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि घोड़े वाले अपनी मनमर्जी से घोड़े चला रहे होते हैं, तो आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर से डेफिनेटली आगे पीछे हो जाएंगे, आप पिछड़ जाएंगे। आप कितना भी घोड़े वालों को बोलेंगे कि हम फैमिली है, हमें साथ में चलना है, वो आपकी किसी की भी एक भी बात नहीं सुनने वाले, आप सब आगे पीछे हो जाएंगे। और आगे पीछे होने के बाद एक जो सबसे बड़ा सहारा है वो आपके फ़ोन्स, आपके नेटवर्क्स आते रहते हैं। आप धाम तक पहुंच जाएंगे, आपके फ़ोन्स चलते रहेंगे, फ़ोन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ये सिचुएशन आई थी, फ़ोन के थ्रू हम लोगों ने एक दूसरे को ट्रेस किया था। घोड़े के शायद जो ड्रॉप पॉइंट्स हैं वो 2-3 पॉइंट्स हैं, अलग अलग ड्रॉप पॉइंट्स पे घोड़े ड्रॉप कर रहे थे, और हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो फ़ोन के नेटवर्क्स ने बहुत हेल्प किया। हम लोगों ने वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट किया, एक साथ दोबारा इकट्ठे हुए, और फिर वहाँ पर एक टेंट लेके हमने लिया। टेंट में सबसे बेस्ट बात जो थी, वो बेस्ट बात ये थी कि वहाँ पर आपको कम से कम 20-25 रज़ाइयाँ रखी हुई मिल जाती हैं। तो उस टाइम जो सिचुएशन होती है, जो आधी रात को हम वहाँ पर पहुँचे, बिल्कुल रेड, हाथ पैर सब रेड हो चुके थे, क्योंकि आपको घोड़े वाले रास्ते में बिल्कुल मौका नहीं देंगे कि आप अपने ग्लव्स पहन लीजिए, आप सॉक्स पहन लीजिए, या फिर आप अपने जैकेट्स को और बढ़ा सकते हैं अगर आपको ठंड लग रही है। वो आपकी कुछ नहीं सुनने वाले हैं। तो जो भी आप कैरी करके लेके जा रहे हैं, वो जब घोड़े वाले आपको ड्रॉप कर देंगे, वहाँ पर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब जाके हमने अपने पूरे कपड़े पहने, और वो जो रज़ाइयाँ थी टेंट में, उनसे हमने अपने आप को कवर किया। वहाँ पर आपको हीटर भी मिल जाएगा, बट हीटर का यूज़ हो सके तो कम कीजिएगा, बिकॉज सफोकेशन हो जाती है। पहाड़ों में आप पहुंच गए हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और अगर आप हीटर भी चला लेंगे बंद टेंट में, ठंड की वजह से बंद किया हुआ है आपने, तो सफोकेशन होने के चांस हैं। तो थोड़ी देर बाद आप जब कवर कर लेंगे, तो आप लोग वैसे भी ऑलरेडी इतना ट्रैवल करने के बाद इतना थक चुके होंगे कि कवर करने के बाद आप सिर्फ सोना चाहेंगे, नींद करेंगे, थकान उतारना चाहेंगे, तो वो सिचुएशन वहाँ पर हो जाती है। मतलब आप रिलीफ हो सकते हैं उससे, अगर आप अच्छी जगह पे पहुँच गए हैं, आपको एक बंद कमरा, होटल रूम या फिर टेंट मिल गया है, तो आप वहाँ पर आप सेफली पहुँच गए हैं। तो नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया था धाम की तरफ यात्रा करने के लिए। अब धाम की तरफ जाने के लिए भी वहाँ से, जहाँ पर आपको घोड़े ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर आपके बास्केट वाले, या फिर किसी भी थ्रू आप पहुँच गए हैं, तो अभी भी आपकी यात्रा बाकी है। अभी आपको कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर धाम तक जाना है। धाम तक नहीं, इवन धाम की एंट्री पॉइंट पे जाना है, जहाँ पर भी आपके रजिस्ट्रेशन चेक होंगे कि आप रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं और आप आगे जा सकते हैं, या फिर जहाँ से लाइन स्टार्ट होती हैं। तो जब हम गए थे तो वहाँ पर उस टाइम टच वुड रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका था, पर बारिश उस टाइम तक नहीं हुई थी। लेकिन जब हम धाम पे पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए, वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो रही थी, हल्की हल्की।
तो नाउ अब हमने धाम के लिए रजिस्ट्रेशन में वहाँ पर चेक इन हो गया हमारा। वहाँ पर भी आप अगर खाना या पानी कुछ भी लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलने वाला है, इसके लिए आप प्रिपेयर होके जाइए। देन उसके बाद जब आप धाम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपकी बहुत लंबी लाइंस लगी होती हैं। वो लाइंस आपकी 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लाइन के ऊपर आप डिपेंड करता है। मार्केट शुरू हो जाएगी और आपको 250 रुपीज़ पर पैकेट का वहाँ से प्रसाद परचेज़ करना पड़ेगा, जो आपको धाम पे जाके चढ़ाने को अगर मौका मिल गया, अगर आपकी एंट्री हो गई, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आप उस प्रसाद को शायद वो प्रसाद के तरीके से आपके हाथों से लिया जाएगा या चढ़ाया जाएगा। अदरवाइज़ वही पैकेट जो आपने वहाँ से परचेज़ किया है वही आप अपने घर वापस ले आएंगे, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आप वहाँ पर ये सब फेस करने वाले हैं। तो नाउ लाइन में खड़े होने के बाद जब हमने 4 घंटे वहाँ पर लाइन में स्पेंड किया, और उसके बाद क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है आप वहाँ पर जाके वीआईपी दर्शन के लिए कुछ कर सकते हैं, वीआईपी पास बनवा सकते हैं, तो सॉरी, नहीं होने वाला है। होने भी वाला है तो वो ऐसी कॉस्ट पे, ऐसी सिचुएशन में होने वाला है जिसको आप, मेरे को लगता है कि मोस्टली लोग उसको प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। तो जब अब हम धाम में पहुँच गए तो अब हम लाइन में लगे प्रॉपर एक तरीके से कि ठीक है लाइन चल रही है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स को हमने भेज दिया कि आगे आप सिचुएशन देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास छोटे बच्चे हैं, ठंड का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और रात को भी हम लोग सब बहुत पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप देख लीजिए अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर वीआईपी दर्शन थोड़ा सा और पैसा लगा के मिल जाती है और हमारे बच्चे सेफ रहते हैं तो हम प्रेफर करेंगे उसको। तो जब वहाँ पर जाके हमने चेकआउट किया तो ये जो लोग हैं जो वीआईपी दर्शन के नाम पे आपसे चार्ज लेते हैं, ये आपको मिलेंगे मंदिर के आसपास जहाँ पर धाम है, ठीक है। और जो लोग लाइन में खड़े हैं वो खड़े हैं काफ़ी दूर से, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। तो मोस्टली आई थिंक ये 3 से 4 किलोमीटर का, या 3 किलोमीटर तो मिनिमम कहीं नहीं गया ये रास्ता, जहाँ से लाइनें स्टार्ट होती हैं और आपको धाम तक पहुँचने का रास्ता मिलता है। धाम आपको, केदार धाम आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, आप सिर्फ एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और उस लाइन में भी इतनी बुरी सिचुएशन है, मंदिर के जब थोड़ा आप करीब पहुंचने लगते हैं, आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर के बाद, जो आपको वहाँ पर चेकिंग पॉइंट मिलता है जहाँ पर 2-3 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो इतना मिसबिहेव करते हैं, इतनी बदतमीज़ी करते हैं बुज़ुर्गों के साथ, लोगों के साथ, जो हमने वहाँ पर विटनेस किया है। क्योंकि मैं लाइन में खड़ी हुई थी और मैंने कुछ एक अंकल जी थे जो मेरे आगे थे और वो शायद बहुत एज्ड थे। हमने उनको बोला कि आप अंकल जी बैठ जाइए, जब भी आपका लाइन आगे जाएगी, जब भी आपका नंबर आएगा आप हमारे आगे आ जाइएगा, तो हम आपको कभी मना नहीं करेंगे, डोंट वरी, आप आराम से बैठ जाइए। बिकॉज़ इतनी लंबी लाइन में घंटों तक एक बुज़ुर्ग इंसान का खड़े रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। इस सिचुएशन को समझते हुए, इंसानियत को दिखाते हुए हमने उनके साथ ये किया। लेकिन जो वहाँ पर पुलिसमैन थे वो उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। उनका कहना ये था, दिखाइए आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, आप ऐसे कैसे लाइन में आ रहे हो। मतलब लाइक इतनी और कोई पोलाइटनेस नहीं, कोई इंसानियत नहीं कि उस इंसान की एज देख के या उनसे तमीज़ से बात की जा सकती है। मतलब लाइक वो उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे जैसे कि उनको जो जॉब पे रखा है वो उनका, मतलब हमारी वजह से, मतलब जो हम यात्री यहाँ से गए हैं उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनको ये जॉब करनी नहीं है उनको, क्योंकि ये जॉब हम लोगों की, यात्रियों की सिचुएशन की वजह से इतनी यात्री आ रहे रखा गया है। वो सारी फ्रस्ट्रेशन यात्रियों पे उतार रहे थे। तो ठीक है, आप क्या करें, क्योंकि हम नीचे से ही झेलते हुए जा रहे थे, तो हमने वो सिचुएशन भी झेली कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, देख लीजिए आप रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। हम सब ने उनको रजिस्ट्रेशन दिखाए, फिर उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये बीच में कोई लाइन तोड़ के या किसी भी वजह से नहीं आ रहे हैं करके। फिर कुछ हमने भी उनको बोला कि बुज़ुर्ग हैं, प्यार से बोलिए करके, वो थोड़ा शांत हुए या समझ लीजिए लाइन आगे चली गई। तो फिर हम जब लाइन आगे चली गई तो हम समझ गए कि यहाँ पर आप किसी से भी इंसानियत की उम्मीद तो कीजिए मत, क्योंकि आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टिल टाइम तक अभी तक आपको मिले नहीं है। फिर भी एक होप, क्योंकि अब आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, अब आप पहुँचने वाले हैं शिव धाम, जहाँ पर आप इतनी सारी यात्रा करके, इतना टाइम, इतना फीलिंग्स, इतना सब कुछ लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब आप शिव धाम पहुँचने वाले हैं, तो आपकी भक्ति और आपके माइंड में क्लिक कर रही है, आपको लग रहा है कि अब तो बस जस्ट केदार धाम आप पहुँच गए, अब आप दर्शन करने वाले हैं, अब आप स्वर्ग लोक में आ गए हैं। तो नाउ अब क्या होगा, अब आपको और रियलिटी बताते हैं वहाँ की। तो अब फैक्ट्स क्या है, लाइन में जब आप खड़े हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई है ये, और पॉसिबिलिटी बता देते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है।
अब आप वहाँ से जब लाइन में खड़े हुए हैं, उसके बाद जो हमारे साथ सिचुएशन आई वो ऐसी थी कि वहाँ पर उनका कहना ये था कि अभी तो ये 4 घंटे जो आते हुए यात्री थे, हमने उनमें उनसे लोगों से पूछा, क्योंकि 4 घंटे हमें ऑलरेडी हो गए थे लाइन में लगे हुए, और क्योंकि छोटा बेबी था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, और हमें डर सबसे ज़्यादा ये था कि वहाँ पर कोई भी मेडिकल सिचुएशन थी नहीं, अभी हॉस्पिटल क्रिएट किए जा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे है, तो वहाँ पर सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती है तो हम कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, वो सब हमारे दिमाग में बैक इन द माइंड था। तो हम वीआईपी दर्शन के लिए ट्राई कर रहे थे। नाउ 4 घंटे लाइन में लगने के बाद जब हमें आते हुए यात्रियों ने बताया कि अभी भी 4 से 5 घंटे का रास्ता और है, 4 से 5 घंटे अभी इस लाइन में आपको और स्पेंड करने पड़ेंगे अगर आपको धाम तक पहुँचना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बच्चों की हेल्थ के साथ रिस्क ना लेते हुए लेट्स सी धाम पे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर केदार मंदिर है वहाँ पर मंदिर के चारों तरफ स्टील की रेलिंग की गई है, और स्टील की रेलिंग के बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। आप अंदर नहीं जाना चाहते तो बाहर से दर्शन करके आप लौट सकते हैं। अब ये सिचुएशन थी हमारे पास 50-50, बिकॉज हमने इतना कुछ कर लिया, सारा दर्द सब कुछ सह के हम वहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे साथ सिचुएशन थी या तो हम दर्शन कर लें, बिकॉज इतना कुछ करने के बाद किसी भी तरीके से वीआईपी दर्शन पैसे दे के कैसे भी बस हमें एक बार दर्शन हो जाए और फिर हम लौट आए, या फिर हम अपने बच्चों की हेल्थ को और वहाँ की सिचुएशंस को जज करते हुए देखते हुए बाहर से ही लौट आए। तो हमने डिसाइड किया लेट्स सी, अब हम एक काम करते हैं कि हम मंदिर की रेलिंग की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके सिचुएशन देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो वीआईपी दर्शन, बिकॉज 5 घंटे और लाइन में खड़े होने वाली हमारे बच्चों की सिचुएशन थी नहीं, 4 घंटे से हम ऑलरेडी लाइन में थे। तो अब हमने डिसाइड किया और हम मंदिर की तरफ चल दिए। तो अब आप बैक साइड से अगर लाइन को छोड़ के बैक साइड से जाते हैं तो आपको वहाँ से 1 किलोमीटर जाने के बाद धाम का रास्ता दिखाई दे जाता है, जहाँ पर बाहर मंदिर के बिल्कुल बाहर पूरी मार्केट बनी हुई है, खाने पीने का सिचुएशन है, सब आप लोगों को वहाँ पर कैप्चर करने के लिए खड़े हैं कि आपको घोड़ा चाहिए, आपको पालकी चाहिए, सब आपको घेर लेंगे। तो अब आप धाम तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आप धाम के बाहर रेलिंग में हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जिनसे अगर आप एक बार ये पूछ लेंगे कि वीआईपी दर्शन करवाने के लिए आप क्या चार्जेस लेंगे या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो आपसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से चार्जेस तय करेंगे। जैसे कि हमसे कहा गया था 5000 रुपीज़ पर हेड लगेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, जहाँ इतना लग गया वहाँ पर ये भी देख लेते हैं। तो हमने फिर उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट किया, क्योंकि जिन भैया से हम मिले थे वो भैया की सिचुएशन देख के लग नहीं रहा था कि वो करवा पाएंगे। तो हमने उनसे नेगोशिएट किया एंड वो उन्होंने कहा ठीक है 10,000 में मैं आपके दर्शन करवा दूँगा। तो हमने बोला ओके ठीक है आप करवा दीजिए। नाउ वो क्या करते हैं, वो दर्शन के नाम पे जो 10,000 रुपये लेने वाले भैया अंकल लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, उन लोगों का क्या होता है, वो वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि जब कभी आर्मी, क्योंकि जो आर्मी के 3-4 लोग वहाँ पर खड़े होते हैं मंदिर को केयर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए, या फिर अननेसेसरी लोग जो लाइन के बिना जाना चाहते हैं उनको ना जाने देने के लिए, वो भी शायद कभी इधर उधर होते हैं और भीड़ को धक्का मार के अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, जिसके अंदर जो पर्सन हमें चार्ज करने वाला था वो हमें धक्का दे के अंदर डालने की कोशिश करने वाला था। जिस सिचुएशन को हमने 1 या 2 बार जब उसने हमें पुश करने की कोशिश की, हमने जज कर लिया कि ये जो चार्जेस हैं ये सही तरीके से अंदर जाने के नहीं है, ये जो तरीका है ये है धक्के के थ्रू धकेल के आपको अंदर डाल दिया जाएगा, जो हम अपने बच्चों के साथ रिस्क लेके बिल्कुल प्रेफर नहीं करने वाले थे। तो हमने उनको मना कर दिया। उसके बाद वहाँ पर 2-3 पंडित जी घूम रहे होते हैं जो आपको वीआईपी दर्शन पूरे पंडित जी के वेशभूषा में भक्ति, और मतलब हमारी जो एक पिक्चराइजेशन होती है कि अब हम मंदिर में आए हैं और वहाँ पर जो पंडित जी होंगे उनको लेकर जो हमारी भावनाएं फीलिंग्स जो थॉट प्रोसेस होता है उसके बिल्कुल 360 डिग्री अपोजिट लोग वहाँ पर जो खड़े होते हैं। वेशभूषा उनकी पूरी पंडितों की है, लेकिन अगर आप उनसे बात करने जाएंगे एक नंबर के बदतमीज़, एक नंबर के मैनरलेस, और बात करेंगे आपसे इतनी बदतमीज़ी से, वो सीधा ये बोलेंगे कि बताइए क्या देंगे आप। तो आप हम फिर उनसे, क्योंकि उनकी वेशभूषा के हिसाब से वो पंडित जी हैं, तो आप उनसे बात करेंगे पंडित जी हम इतने लोग हैं और हमारे पास ये सिचुएशन है, छोटा बच्चा है, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए। तो वो उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको जज करेंगे, और अगर आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, जैसे उन्होंने 10,000 पर पर्सन चार्ज बोल दिया, आप बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, तो देख लीजिए अगर कुछ कम हो सकता है, तो वो आपको धकेल देंगे, लिटरली आपको बदतमीजी से धक्का मारेंगे और सीधा बोलेंगे कि चलिए चलिए आगे चलिए और बहुत है। तो उनका ये वहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म है, माइंड ब्लोइंग, वो इतने प्रोफेशनल हैं, वो इतने प्रोफेशनल हैं कि जो भी आप भावनाएं, जो भी आप सिचुएशन लेके अपने घर से चले थे, वो वहाँ जाते जाते आई थिंक
0.00001% भी उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप किस लिए आए हैं वहाँ तक। तो वहाँ पर आप गए हैं भोले बाबा के दर्शन करने, बट वहाँ जाके आपको सिर्फ एक ही बात रियलाइज़ होगी, भोले बाबा तो कण कण में है। हमारे घर के पास जो मंदिर है हम भोले बाबा के वहाँ भी दर्शन करने जाते हैं, अपने घर में भी जो भोले बाबा रखे हैं हम उनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन वो जो पूजा करते हैं वो हमारे मन तक पहुँचती है। लेकिन केदार धाम पे पहुँचने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशनल मकसद से लोगों से डील करने आए होते तो शायद आप कुछ अचीव कर पाते। लेकिन जो आप मकसद, जो आप भावनाएं वहाँ पर लेके गए हैं, वहाँ ऐसी कोई भावनाएं, कोई फीलिंग लेके नहीं घूम रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स की कदर करने वाला भी नहीं घूम रहा है। तो मंदिर के अंदर तक जाना ना जाना सारी सिचुएशन एक बराबर है। बिकॉज जब हमने बाहर से भी देखा, मैं भी यहाँ पर वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ कि जो बाहर से भी अगर आपने देखा है, बाहर से भी उस मंदिर के अंदर तक अगर आप लाइन के थ्रू 8-9 घंटे के बाद पहुँच भी जाते हैं ना, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी इतनी बुरी हालत है कि ना ही पंडित आपको, ना ही आपको वो पूजा करने दे रहे हैं, वो बस हटो हटो वाला चल रहा है कि चलिए आप पहुंच गए, चलिए चलिए, धक्का धक्का लगातार कंटिन्यूअस। मतलब पॉइंट, मतलब आप जितना भी भावना लेके गए हैं उसका 1% भी वहाँ पर मैंने किसी के अंदर वो भावना देखी ही नहीं कि आप केदार धाम तक लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन सी सिटी से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मासूम बच्चों के साथ, एक भावना के साथ, एक धार्मिक सिचुएशन पे, धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सारे प्रोफेशनल बैठे हैं। तो ये मंदिर की सिचुएशन है जो मुझे तो बहुत हर्ट की। मतलब वहाँ पर वो पंडित जी स्पेशली, उससे पहले जो पर्सन मिले थे उन्होंने जो भी किया हो वो हमने फिर भी हैंडल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो वो जो पंडित जी की वेशभूषा में जो घूम रहे थे और जो उन्होंने बिहेव किया, और उसके बाद जब वो धक्का मुक्की वाला सिचुएशन था, वहाँ पर हमने एक और विटनेस किया कि वहाँ पर जो आर्मी वाले खड़े होते हैं वो लोग भीड़ को हटाने के लिए जब धक्का दे रहे होते हैं तो वो ये भी नहीं देखते कि उस भीड़ के अंदर किसी की गोद में 2 महीने का बच्चा है, किसी के पास 1 साल का बच्चा है, या फिर कोई 80 साल के बुजुर्ग खड़े हैं। एक लेडी थी जो वहाँ शायद भीड़ के थ्रू अंदर जाने की कोशिश कर रही थी या दर्शन करने के लिए वहाँ पर खड़ी थी, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से धक्का दिया कि वो आंटी जी नीचे गिर गई हमारे सामने, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप लोग वहाँ इंसान है ही नहीं, उन वो लोग आपको इंसानों की गिनती में मानते ही नहीं है। जितने भी यात्री दूर दूर से वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके साथ इतना मिसबिहेव होता है, धक्का देना, पंडित जी की वेशभूषा में जो खड़े हैं। हम लोग फिर भी, हम मतलब कुछ लोग रेडी हो जाते हैं, हम उस सिचुएशन में मैं अग्री कर रही हूँ कि अपने बच्चों की सिचुएशन देख के हम रेडी थे कि आप वीआईपी दर्शन के जो भी चार्ज करेंगे, चलिए हमने यहाँ तक ये कर लिया, आप ये भी कर लेते हैं। लेकिन जो पंडित जी बिहेव करते हैं वो पंडित जी नहीं है, वो पंडित जी नहीं हो सकते। बिकॉज उसके साथ अगर आप देखेंगे केदार धाम के साथ एक कुछ और छोटा मंदिर बना हुआ है, हमने वहाँ पर कोई एंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर हम सीधा जाके दर्शन करने के लिए जब गए तो वहाँ पर एक ही मंदिर के अंदर 4 पंडित थे, 4 लोग अवेलेबल थे। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो सिचुएशन हुई मुझे तो बहुत हर्ट की, और उस सिचुएशन के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता, या हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि वहाँ पर जिस भावना को हम लेके गए थे उस भावना के कुछ भी परसेंटेज वहाँ पर देखने को लोगों के अंदर या मंदिर के अंदर पंडित्स के अंदर कहीं भी कुछ देखने को मिला नहीं। बट फिर भी क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे तो हम अपने मन से साफ थे, हमने वहाँ पर यही डिसाइड किया कि हमने अपनी यात्रा पूरी की, हम बाबा जी के दरवाजे तक आ गए हैं। आगे भोले बाबा की शायद यही मर्ज़ी होगी या यही सिचुएशन होती होगी वहाँ पर, जो शायद हमें कहीं भी देखने को या कहीं भी सुनने को मिली नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हमें शायद पहले पता होता तो हम नहीं जाते, शायद नहीं जाने का प्लान करते, या जाते तो उसको कन्वीनियंटली प्लान करते। जैसे कि वहाँ पर लोगों का कहना था कि आप वीआईपी एंट्री, मतलब वीआईपी दर्शन का कुछ पास होता है जो पहले से बनवा के रख सकते हैं। तो हमें वहाँ पर जाके ये भी सुनने में आया कि शायद वीआईपी दर्शन होते हैं, जिसकी वजह से, वैसे तो मतलब अगर भावनाओं से सोचा जाए, अगर फीलिंग्स को लेकर, कैसे क्या वीआईपी दर्शन और क्या नॉर्मल दर्शन, वहाँ पर जितने भी यात्री गए होते हैं, जितने भी यात्री वहाँ तक पहुँचे हैं वो सारे भोले बाबा के दरबार तक पहुँच गए हैं और अपनी
सारे दर्द को, अपने सारे रास्ते को, सारी चीज़ों को कवर करके वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पर अगर वो भावनाएं ही देखने को नहीं मिल रही जिसके लिए हम वहाँ तक पहुँचे, तो मुझे लगता है वहीं से ही इंसान का मोरल डाउन हो जाता है कि हम कहाँ क्या सोच के गए थे और क्या सिचुएशन है वहाँ पर। तो बेसिकली वहाँ पर जाने के बाद मुझे तो ऐसा ही फ़ील हुआ, और मुझे वहाँ पर ही ये फ़ील हुआ था कि ये सिचुएशन सबको पता होनी चाहिए। अगर आप वहाँ तक जा रहे हैं तो प्लीज़ आप हेलीपैड की बुकिंग करवाइए, आपका ट्रैवल कन्वीनियंट हो जाएगा। हेलीपैड की बुकिंग के बाद आप वीआईपी दर्शन की भी कोई टिकट्स होती है जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको पंडित जी हाथों में हाथ डालकर अंदर तक लेके जाते हैं। अब अंदर की सिचुएशन मैं आपको नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अंदर तक हम गए नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे सिचुएशन हुई थी उस सिचुएशन के बाद हमारे पास ऐसा कुछ फीलिंग आया नहीं कि अब हमें और ट्राई करना चाहिए अंदर जाने के लिए। वहाँ के बिहेवियर देख के हमें ये लगा कि हमने यहीं से दर्शन कर लिए, भोले बाबा ने शायद हमें यहीं तक बुलाया था और यहाँ पर हम आए हैं। ये भी हमारे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है बिकॉज हमने वहाँ पर सिचुएशन देख ली थी। नाउ कमिंग बैक टू डाउन, नीचे वापस आने का रास्ता। तो उसके बाद हमने वहाँ पर जो आसपास मंदिर थे वहाँ पर भी हमने पूजा की। वहाँ पर भी आपको एक छोटे से मंदिर में 4 पंडित जी दिखेंगे जो हर एक प्लेट में उन्होंने लाइक टीका और वो लिया हुआ है, तो आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा आप वहाँ पर फ़ोटोज़ ले सकते हैं, पहाड़ों का व्यू ले सकते हैं। भैरव बाबा है वहाँ पर, अगर आप जाना चाहें वहाँ आप जा सकते हैं, बट सिचुएशन एक्चुअल मैंने आपको बता दिया है, तो आप प्लीज़ केयरफुल होके जाइएगा। तो अब हम बात करते हैं वापस आने की। अब लकली क्या हुआ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया वहाँ की ठंड की सिचुएशन को देखते हुए और बारिश क्योंकि वहाँ पर हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उस दिन यही डिसाइड किया कि आज ही हम लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर हम और 5 घंटे लाइन में स्पेंड करते हैं, शाम होते होते ठंड बढ़ जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे और शायद ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करते करते सिचुएशन वर्स्ट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन देख के वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ हमें दिख नहीं रही थी। कोई मतलब ऐसा पर्सन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जिससे हम जाके बोल देते कि हम इस मुश्किल में हैं। अभी तक हम 80% सिचुएशन समझ चुके थे, वहाँ की लोगों की मेंटालिटी को समझ चुके थे, लोग क्या सोच के चल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म में बहुत अव्वल 110%। सो नाउ अब हमने जब वापस आने के लिए उसी टाइम शायद मतलब पता भी नहीं लगा कि वहाँ पर हमने फटाक से बात कर ली बास्केट वालों से। तो हमने ये डिसाइड किया बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे साथ जो 2 मेंस थे वो ओवर वेटेड थे, जो बास्केट में नहीं आ सकते थे, और आने का रास्ता बहुत ईजी था। आने के रास्ते में शायद इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती जितनी चढ़ने में होती है, क्योंकि आते टाइम आप पैदल भी आ सकते हैं। और मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी, अगर आपके साथ थकने वाला सिचुएशन नहीं है और टाइम है थोड़ा ज़्यादा, जो कि हमारे पास था, तो आप पैदल उतरने के लिए आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। प्लीज़ आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लें, बिकॉज हमने आते टाइम फिर यही गलती की थी, क्योंकि उस टाइम जल्दबाजी में सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नीचे उतरना चाहिए, बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए। बास्केट बुक कर दी गई थी, और बास्केट में जो सिचुएशन थी बच्चों के साथ भी बहुत बुरी हालत थी, वो उसमें भी आपको इंसान नहीं समझा जाता है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जो बास्केट में पर्सन लेके आपको चल रहा है ना, उसके लिए आप समान है। शोल्डर पे उसने एक बैग की तरह आपको कैरी किया हुआ है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं पीछे, आपको पेन हो रहा है या आप रुकना चाहते हैं या आप रुकवाना चाहते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है जिसने आपको शोल्डर पे लिया हुआ है, जब वो थक जाते हैं या जब उनको कुछ खाना पीना होता है वो ब्रेक लेते हैं, बट आपकी सिचुएशन नहीं समझते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। बास्केट में हम लोगों ने 3 बास्केट्स बुक की थी, ठीक है। तो अब वो 3 बास्केट्स में क्या था सिचुएशन, उस 3 बास्केट में एक मेरा बेटा, एक और मेरे फैमिली मेम्बर, एक मैं। तो अब जब हम नीचे उतरने लगे तो उस टाइम पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, बारिश के साथ साथ वहाँ पर ओले भी पड़ रहे थे। तो अभी क्या हुआ, जब बारिश स्टार्ट हो गई तो उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही ना एक वाइट कलर का पॉलीथीन होता है उनके पास, जो पॉलीथीन से वो कवर कर देते हैं। आपने रेनकोट ज़रूर लेके जाना है अगर आप केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप रेनकोट ज़रूर रखिएगा विंटर्स क्लोथ्स के साथ, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। वहाँ कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि रेनी सीज़न है या नहीं है। तो आपको बारिश या फिर जो विंटर्स वेव्स होती है, जो ठंडी ठंडी हवाएँ होती है बारिश बर्फीले इलाके की, उससे बचने के लिए आप रेनकोट ले सकते हैं।
तो रेनकोट वैसे वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 100 रुपीज़ की रीच में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। तो हाँ, अब आपने रेनकोट पहना हुआ है, उसके बाद वो बास्केट वाले आपको एक उनके पास वाइट कलर का पॉलीथीन होता है जिससे वो कवर करते हैं। नॉर्मली वहाँ पर आई थिंक 90% लोगों के पास वो पॉलीथीन होता है, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ऐसी ही होती है, जब आपके पैसेंजर पीछे बैठ चुका है बास्केट में तो वो पॉलीथीन से पूरा कवर कर देते हैं रेनी डे में। तो उस वजह से उन्होंने कवर कर लिया 2 बास्केट्स को। जो मेरे वाले बास्केट थे उन्होंने बिल्कुल कवर नहीं किया, बिकॉज़ जो भैया मुझे लाने वाले थे वो भैया एक दिन पहले ही वहाँ पर केदारनाथ यात्रा पे आए थे इनकम पर्पज़ से, कि अभी यहाँ पर यात्रियों का आना जाना हो रहा है, तो वो शायद यहाँ से कुछ इनकम जनरेट करके चले जाएंगे। तो उन्होंने ना ही उनके पास वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं जो शायद उनको मैच करने होते हैं, बट उस पर कोई चेक नहीं होता कि ये क्राइटेरियाज़ बनाए गए हैं, क्या लोग उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, क्या वहाँ पर जो घोड़े वाले हैं, क्या वो जो बास्केट वाले हैं, क्या वो पालकी वाले उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो किसकी जान पे रिस्क है, पैसेंजर की जान पे जो रिस्क ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं, उन पे कोई एक्शन आई डोंट नो तो नहीं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनके ऊपर एक्शन लेता हो। क्योंकि जो भैया मेरे साथ थे उनके शूज़ नॉर्मल स्लिपरी शूज़ थे, नॉर्मल शूज़ उन्होंने पहन रखे थे, जो मुझे बाद में पता लगा बैठने के बाद, क्योंकि हम लोग वहाँ पहाड़ी इलाके में रोज़ नहीं जाते हैं, हम वहाँ की सिचुएशन से अवेयर नहीं होते हैं। धीरे धीरे बातचीत के थ्रू ही आप समझ पाते हैं कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जाते टाइम हमने घोड़े वालों को जब एक्सपीरियंस किया तब हमें ये पता लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की घोड़ों पे बैठकर। अगर हमने ये सिचुएशन को शायद 1 की जगह 2 दिन लगा के पैदल चले जाते हैं, हेलीपैड की बुकिंग लिए बिना हम अपने घरों से नहीं निकले होते, तो शायद हम उतनी रिस्की सिचुएशन में नहीं पहुंचते। बट एनी हाउ हम ऊपर भोले बाबा की कृपा से पहुंच गए, सही सलामत थे, सुरक्षित थे। अब उतरते टाइम हमने फिर दोबारा एक मिस्टेक की, क्योंकि हमें लगा कि हमारे बच्चे बीमार ना हो जाए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बर्फ़ गिर रही है, तो हमने बास्केट्स बुक कर ली। तो बास्केट्स में उन्होंने 2 बास्केट्स को कवर कर दिया, लेकिन उसमें कवर होने के बावजूद आपके शूज़, आपके सॉक्स उतनी चिल्ड ठंड में गीले हो जाएंगे जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चिल्लाते रह जाएंगे कि आप ठंड की वजह से काँप रहे हैं, आपके बच्चा काँप रहा है, कोई नहीं सुनेगा। वो सुनेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से सुनेंगे। उसके बाद जो मेरी वाली बास्केट थी स्पेशली, उसमें जो वो भैया थे वो उनके पास कोई भी वैसे वाला अभी अरेंजमेंट नहीं था कि उनकी बास्केट में पन्नी नहीं थी जिससे वो मुझे कवर भी कर सकते। इवन दो उनके शूज़ स्लिपरी थे, जो मुझे पता नहीं था तब तक। अब हम बास्केट में बैठ गए हैं और डाउन, क्योंकि ढलान की तरफ जाना है तो स्लिपरी शूज़ बहुत रिस्की हो सकते हैं। नाउ जब हम ढलान की तरफ बढ़ने लगे तो वहाँ पर बारिश हो चुकी थी, ओले गिर रहे थे, बर्फ़ गिरी थी, और वो बर्फ़ लिटरली मेरे फेस पे गिरी है, मैंने उसको फ़ील किया है। और मैं उनको भैया को आवाज़ लगा रही थी, कंटिन्यूएशन में बोल रही थी, भैया ये पानी बारिश पूरा मेरे फेस पे आ रहा है, बिकॉज रेन कोट आपने बॉडी पे कवर किया है लेकिन पानी फेस पे गिर रहा है। आप इमेजिन दैट सिचुएशन, जब आप किसी के शोल्डर पे होते हैं तो आपका फेस अप होता है, तो वो पूरा बारिश पानी सब मैंने फ़ील किया और वो सुनते नहीं है। मतलब उस टाइम मुझे फिर से अगेन फ़ील हुआ कि वहाँ पर लोग आपको इंसान समझते ही नहीं है, यू आर जस्ट थिंग, आप सामान हैं, आपको सामान समझ के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया जाता है, आप उनके लिए इंसान है ही नहीं, आपकी जान की कोई कीमत ही नहीं है वहाँ पर। अब ठीक है, एनी हाउ जब थोड़ा सा आगे बारिश बहुत तेज़ हो गई, बर्फ़ पड़ रही है, अब एक सिचुएशन पे जाके उसको रुकना पड़ा बिकॉज़ उसके शूज़ स्लिपरी थे। तो जब हम वहाँ पर रुके तो वहाँ पर जाके वो भैया जी ने ये बताया कि उनके शूज़ स्लिपरी हैं और वो डिफ़िकल्टी हो रही है बारिश में, वो अगर करेंगे उस पत्थर वाले रास्ते पे, वो स्लिपरी रास्ते पे अगर वो मुझे वो शोल्डर पे लेके चलेंगे तो रिस्की हो सकता है। और वो किसी और से डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने सुन लिया। और उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि पैसे तो जो डिसाइड हो गए, पैसे तो हम आपको दे देंगे लेकिन हम अपनी जान से रिस्क नहीं लेंगे। और उसके बाद हमने उस बास्केट में बैठने से मना कर दिया और पूरा रास्ता गोइंग डाउनवर्ड्स हमने पैदल ही तय किया। और वो इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, क्योंकि अगर आप अपने पैरों पे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इट
इट इज़ द बेस्ट वे। आप किसी और पे रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए है ही नहीं। वहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई नहीं देखने वाला अगर रास्ते में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल 2 दिन पहले जो केदारनाथ धाम की वीडियो आई है, जो मैंने देखी है, उसमें एक पर्सन पहाड़ से कहीं से गिर जाते हैं और एक लड़की जो उनके साथ बैठी है, उनका कहना ये है कि ये ऊपर से कहीं से घोड़े से गिरे हैं। घोड़े वाले का कुछ अता पता नहीं है, घोड़े वाला कहाँ चला गया, क्योंकि घोड़े वाले ने घोड़े को लेके शायद आगे मूव कर दिया हो, शायद वो भीड़ में कहीं मिक्स हो गया हो, लेकिन वो जो पर्सन पहाड़ से कहीं से गिरा है वो पर्सन डेथ कर गया वहाँ पर। तो उनके साथ भी जो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं होंगे, अभी तक मुझे सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मैं सिचुएशन को समझूँ, हो सकता है उनके साथ फैमिली मेम्बर्स होंगे, बट मैंने रियलिटी में वहाँ फेस किया फैमिली मेम्बर्स आगे पीछे हो गए होंगे, क्योंकि घोड़े वाले किसी की नहीं सुनते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को पता ही नहीं है कि ये पर्सन है या नहीं है, कहाँ है, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो ढूंढते रह जाएंगे। पूरे 22 किलोमीटर के रास्ते में आपको क्या लगता है वो कितना नीचे आके ढूंढेंगे, कहाँ तक ढूंढेंगे। हो सकता है फ़ोन के थ्रू सिचुएशन कनेक्ट कर दी जाए, तो सबसे बेस्ट वे तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि वहाँ पर नेटवर्क मिल रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अदरवाइज़ उसके अलावा वहाँ जितने भी लोग हैं सब प्रोफेशनल है, कोई आपको इंसान नहीं समझ रहा है। तो अगर आप वहाँ पर किसी भक्ति भाव से जा रहे हैं, इंसानियत मासूमियत लेके जा रहे हैं, तो कृपया करके ना जाएं। आप उस ट्रिप को अच्छे से पहले प्लान कर लें। पहले आप हेलीपैड की बुकिंग के लिए ट्राई करें। अगर आपकी बुकिंग हो जाती है हेलीपैड की, तो आप जाएंगे तो शायद आपका ट्रैवल इजी हो जाए। और इसके अलावा शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भी मैंने अभी उसको फेस नहीं किया, मुझे नहीं पता हेलीपैड की बुकिंग के टाइम आपको क्या फेस करना पड़ा। फाइनली ये सिचुएशन हुई कि हमारा एक बच्चा हमसे मिस आगे चला गया, बास्केट वाले भैया उनको आगे लेके चले गए बच्चे को, और हम लोग सारे पीछे उतर चुके हैं। अब हम वरीड हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी सारी सिचुएशंस को फेस करके, धाम की यात्रा करके, ऊपर के धार धाम तक पहुंच के, बाबा के दर्शन करके ना करके नीचे आए हैं, और वहाँ पर जाके फिर से हमारे साथ एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जहाँ पर बास्केट वाले के पास कोई फ़ोन नहीं है, जिसको हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, जिसको कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ चला गया वो। एक और हॉरिफाई सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। तो वो बच्चे को लेकर आगे चला गया, और पॉइंट पीछे था, ड्रॉप पॉइंट, जहाँ पर सारी बास्केट्स रुक चुकी है। अब हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ खड़े होकर अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। और फिर लास्टली फाइनली हमने एक बास्केट वाले भैया को भेजा, जो भाग के उनको कैच करने गए, और हमारा बच्चा हमारे पास सेफली आ गया। तो भोले बाबा की बहुत कृपा रही कि हम सब सेफली नीचे आ गए हैं, और अब हमने यहाँ से फिर से आगे की अपनी यात्रा स्टार्ट की है पार्किंग तक जाने की, क्योंकि अब हम धाम की यात्रा करके नीचे आ गए हैं। तो इस ओवरऑल सिचुएशन से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये सिचुएशन एकदम फैक्ट्स है, ये वो फैक्ट्स है जो हमने वहाँ पर फेस किए हैं। हो सकता है इन मेरी सारी बातों को कंक्लूजन करने के बाद किसी को कुछ बुरा लगे, किसी को ऐसा लगे कि यार ऐसा भी नहीं हुआ था, या ऐसा सिचुएशन तो मतलब लाइक मैंने डिस्क्राइब करने में कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ गलत कर दिया हो। बट जो मैंने फ़ील किया, जो मुझे लगा, जो वहाँ की सिचुएशन इतना हर्टफुल था, जो मुझे लगा कि शायद ये सिचुएशन अगर मैंने कहीं पर किसी वीडियो में सुन ली होती, या किसी ने मुझे बताया होता कि वहाँ सिचुएशन ये होने वाली है, तो शायद मैं अपना प्लान पोस्टपोन कर देती, शायद मैं नहीं जाती। क्योंकि भोले बाबा की भक्त हूँ, भोले बाबा की भक्ति करती हूँ, तो वो भक्ति भोले बाबा मेरी यहाँ से भी स्वीकार कर लेते। केदार धाम पर जाना सबका एक सपना होता है, मैं भी वही सपना लेके गई थी कि यार लाइफ में एक बार तो केदारनाथ जाना है। बट वहाँ पर जाके जो सिचुएशन मैंने फेस की, मैं चाहती थी लोगों को सिचुएशन पता हो, ताकि इस सिचुएशन के थ्रू आप अपनी जर्नी को प्लीज़ आप जाएं। केदारनाथ जाने में शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उस यात्रा को ना प्लीज़, इस वीडियो की जो फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशन मैंने फेस किया, मैंने आपको बता दिया, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी यात्रा को कैसे शुभ बना सकते हैं। बिकॉज मैं तो बाबा जी को हाथ जोड़ के आई हूँ, बाबा जी अब शायद दोबारा कभी ना हो वापस आना, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद जो फ़ील किया ना, वो फीलिंग बहुत हर्टफुल थी। क्योंकि वहाँ पर आने के बाद भी जब हमने एक जगह बैठ के खाना खाया, तो वहाँ पर मुझे एक आई थिंक मथुरा के, पता नहीं राजस्थान के कहीं के पंडित जी हमारे साथ खाना खा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि बच्चों कैसा रहा आपका दर्शन। तो उनको भी हमने जो सिचुएशन बताई, वो उससे समझ गए थे कि हम बहुत दुखी मन से आए हैं। बिकॉज वहाँ पर इंसानों ने जो वहाँ की सिचुएशन क्रिएट की हुई है ना, इंसानों ने जो बाबा के दर्शन को इतना डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है ना, मतलब एक पर्सन से लेकर टिल एंड तक जो वहाँ तक हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत हर्टफुल है। मतलब वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था, सोच से भी परे था कि वहाँ पर जाके ऐसी सिचुएशन होगी। बट बाबा आपके ऊपर कृपा करें, आपकी यात्रा सफल हो। तो आप देख के, सोच के, समझ के अपनी यात्रा को आप वहाँ पर प्लान कीजिए।